दोस्तों, मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों ही इंसानों के लिए ज़रूरी होता है। जितना हम फिजिकली हेल्थ के लिए मेहनत करते हैं, व्यायाम करते हैं, पौष्टिक आहार लेते हैं, उतना ही ज़रूरी होता है हमारी माइंड को हेल्दी रखना। और अक्सर ये हम छोड़ देते हैं, इसको ज़रूरी नहीं समझते, लेकिन इतना ही जितना फिजिकली हेल्दी ज़रूरी होता है उतना ही माइंड को भी हेल्दी रखना ज़रूरी होता है। और ऐसा कहा भी जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि अगर हमारा माइंड स्टेबल नहीं है तो चीज़ें बिखर सी जाती है। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपका माइंड स्टेबल है, माइंड हेल्दी है, तो जीवन के हर जंग हम जीत सकते हैं। इसी खूबसूरत सोच, इसी विचार के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है धरती दोरारी में। मैं हूं आपके साथ अंकित सेन। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि किस तरीके से हमारे माइंड को हेल्दी रखा जा सकता है, किस तरीके से ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे कि हम हमारे माइंड को हेल्दी रख सकते हैं। और आज हमारे साथ हैं प्रांजुल सोमानी जी, जो कि एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं और एक हिप्नोथेरेपिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रांजुल आपका धरती दोरारी में। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ आके, हम अपनी बात सभी तक पहुँचा पाए, उसका ये एक बहुत अच्छा माध्यम है। तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि हम सभी तक पहुंच पाएंगे और मेंटल हेल्थ के बारे में बिल्कुल बिल्कुल, और यही कोशिश रहेगी कि किस तरीके से हम मेंटली फिट रह सकें। प्रांजुल, शुरू से शुरुआत करते हैं। कहाँ आपका जन्म हुआ और स्कूल कॉलेज की जो यादें होती हैं, बहुत ही खास यादें होती हैं, बहुत सी मेमोरी जुड़ी होती है। आपसे जानना चाहेंगे कहाँ आपका जन्म हुआ, स्कूल कॉलेज का जो दौर है वो कैसा रहा? तो मेरा जन्म राजस्थान में ही ब्यावर में हुआ और वहीं मेरी परवरिश हुई। 10th तक मेरी पढ़ाई वहीं हुई। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग साइंस मैथ्स ली और वो करने का सोचा। तो हम 11th में जैसे हम कोटा जाते हैं राजस्थान में, तो मैं भी उसी दौरान कोटा गई। कोटा में मैंने ये चीज़ मुझे देखने मिली, एक पहली बार जब हम बाहर निकलते हैं घर से तो एक नया तरीका हमें देखने मिलता है कि सभी अपने आप से कैसे डील करते हैं, चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं, या डिफरेंट कल्चर्स से जब मिलना होता है। तो वहाँ मेरे माइंड में जब आया कि हाँ नहीं, माइंड भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हमें आगे बढ़ना है, जो स्ट्रेस हमने देखा कोटा में, जो बच्चे जूझ रहे हैं उस स्ट्रेस लेवल से कि नहीं हमें IIT क्लियर ही करना है, नहीं तो क्या, तो वहाँ से वो चीज़ मन में आई। और मैंने फिर अपनी एक बार तो इंजीनियरिंग कंप्लीट की। और इंजीनियरिंग के दौरान मुझे लगा कि मुझे माइंड के बारे में और थोड़ा समझना चाहिए, जानना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिसके बारे में बात नहीं करते हैं या हम कम से कम बात करते हैं। तो वहाँ जब मैं SRM गई चेन्नई में, तब मैंने देखा कि नहीं, हम इसके बारे में भी जाना जा सकता है। तो मैंने उसी के बारे में सेमिनार्स अटेंड किए, वर्कशॉप्स अटेंड की और उसके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश की। और तब मुझे लगा कि नहीं, इसमें मैं अपना प्रोफेशन बनाना चाहूँगी। बीटेक मैंने ज़रूर पढ़ी, पर मैं प्रोफेशन अपना इसमें बनाना चाहूँगी और इसी के चलते मैं लोगों की मदद भी करना चाहूँगी। आसान नहीं रहा होगा क्योंकि IT इंजीनियरिंग, एक साइकोलॉजिस्ट, तो दोनों ही डिफरेंट चीज़ें हैं, दोनों का ही परसेप्शन अलग है, सोचने का तरीका अलग है, तो आसान नहीं रहा होगा, जाहिर सी बात है। बिल्कुल आसान तो मुझे ऐसा लगता है कोई भी चीज़ नहीं होती है पर मन में एक जज्बा था कि नहीं, मुझे कुछ करना है और एक ऐसी चीज़ करनी है जिसमें मुझे भी खुशी मिले और साथ में मैं सोसाइटी में भी कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, वहाँ तक भी एक खुशी पहुँचा पाऊँ। तो उसी के चलते मैंने अपनी BSc साइकोलॉजी भी की और उसके बाद मैं मुंबई में गई, जहाँ पे मैंने अपना हिप्नोथेरेपी का सर्टिफिकेशन लिया, एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर लिया ताकि हम सीखें कि प्रैक्टिकली उस चीज़ को कैसे अप्लाई किया जा सकता है। एक साइकोलॉजी और माइंड के बारे में पढ़ना एक बात है और उसको अप्लाई करना, तो उसी के लिए हमने प्रैक्टिस भी की, सीखा, समझा, अप्लाई किया और फिर मैंने उसी में अपनी मास्टर्स भी की। तो आज एक मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ और एक क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट भी। क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट भी हैं, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट भी हैं। बहुत ही बधाई के पात्र हैं कि दोनों ही चीज़ें आपने बहुत ही बखूबी से निभाया और अपना काम आज आप समाज में एक अच्छा कार्य आप कर रहे हैं। बात करें अगर काउंसलिंग साइकोलॉजी की, अगर सरल भाषा में हमारे दर्शकों को समझा पाएँ, काउंसलिंग साइकोलॉजी है तो क्या है? क्योंकि अक्सर लोगों में काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है साइकोलॉजी के अंदर, काउंसलिंग साइकोलॉजी के अंदर। तो काउंसलिंग साइकोलॉजी है तो क्या है? तो साइकोलॉजी जैसे है मन की बात, मन के ऊपर काम करना, उसी में काउंसलिंग साइकोलॉजी जैसे और भी चीज़ें होती है। जैसे बीटेक हम जनरली जानते हैं, उसमें IT हो गया, कंप्यूटर्स हो गया या इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, वैसे ही इसकी डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं।
तो वैसे ही काउंसलिंग उसकी एक ब्रांच है जिसमें हम डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ में कैसे हम स्ट्रेस से डील करें, कैसे उन टेंशन से डील करें जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आती है, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके पार्टनर से रिलेटेड हो, फ्रेंड से रिलेटेड हो, या फिर अपने सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड हो। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें बहुत बीमार होने की ज़रूरत है काउंसलिंग के लिए आने के लिए। हम अगर आज एक पॉइंट ए पे हैं, हमें अगर पॉइंट बी पे पहुंचना है, तो बस उसी की ज़रूरत है कि मुझे एक हेल्प चाहिए। जैसे हम हर चीज़ में हेल्प लेते हैं, खाने में या बिजनेस में, किसी चीज़ में भी, तो जैसे हम उन चीज़ों में हेल्प लेते हैं वैसे ही हम काउंसलिंग की दौरान हम हेल्प ले रहे हैं अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए, ताकि हम हर चीज़ से जो भी आ रही है हमारे आगे उससे हम डील कर पाए, उसे हम जूझ पाए और उससे एक बेहतर इंसान बनाए। बहुत खूबसूरत बात आपने कही कि किस तरीके से बेहतर इंसान बना जा सके और बहुत ज़रूरी होता है। प्रांजल, अक्सर हम अपनी हेल्थ के लिए काफ़ी अवेयर होते हैं, हम जिम जाते हैं, अपन हेल्दी डाइट अपनाते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ के लिए लोग बाग कुछ नहीं करते और ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते। किस तरीके से, मेरा जो सवाल है बहुत अहम सवाल है क्योंकि हर घर से जुड़ा हुआ है, किस तरीके से एक माइंड को हेल्दी रखा जा सकता है? तो माइंड को हेल्दी रखें उससे पहले हम ये समझेंगे ये माइंड है क्या? जी। अगर हम माइंड को नहीं समझेंगे तो हम हेल्दी रखना तो हम सोच ही नहीं पाएंगे। तो अगर हम माइंड की बात करें तो माइंड क्या है? माइंड, और अब जैसे हम माइंड को बोलते हैं मन, अगर हम मन की बात करें तो जैसे अगर मुझे पेट दर्द हो रहा है तो वो मुझे पता है यहाँ होगा, सर दर्द है तो कहाँ होगा। फिजिकल हेल्थ के बारे में, शारीरिक हेल्थ के बारे में हमें सब कुछ पता है, एटलीस्ट जो बेसिक्स होते हैं। पर जब आती है बात मेंटल हेल्थ की, तो हम अगर छोटी सी बात करें कि मुझे दुख कहाँ होता है, या मैं जब खुश होती हूँ या खुश होता हूँ तो वो मुझे कहाँ महसूस होता है, तो हम इस चीज़ में बहुत ही उलझ के रह जाते हैं। हमें लगता है या तो हमें दिल में महसूस होता है या फिर हमें शरीर में, पूरे शरीर में हम एक्सप्रेस जब करते हैं, जब हम दिखाते हैं तो हमें वहाँ महसूस होता है, या हमारे दिमाग में। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगी कि मन और दिमाग दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। माइंड और ब्रेन दोनों ही बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर में एक हार्डवेयर हो गया और एक सॉफ्टवेयर हो गया, वैसे ही हमारा ब्रेन और माइंड है। ब्रेन हमारा हो गया हार्डवेयर जो कि हम देख सकते हैं, अगर हम एक हेड पे कट करें तो हमें पता है यहाँ पे ब्रेन है। और अगर हम मन की बात करें तो जैसे सॉफ्टवेयर है उसे हम देख नहीं सकते, पर वही है जो कंप्यूटर को चला रहा है। वैसे ही हमारा मन भी हमारे दिमाग को चलाता है, और हम सभी जानते हैं कि हमारा ब्रेन है तो आज हमारी बॉडी है। तो हमारे ब्रेन से हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है। तो एक मैसेज आता है, हम उसे फील करते हैं अपने पांचों सेंसेस से, और वो हमारे माइंड के पास मैसेज देता है। माइंड हमारा ब्रेन को पहुंचाता है, ब्रेन से हमारी बॉडी पे आता है। तो ऐसे हमें पता चलता है कि हाँ, मुझे खुशी फील हुई है, मुझे दुख फील हुआ है, या मुझे हर्ट हुआ है, या फिर मुझे बहुत ही किसी चीज़ का बुरा लग रहा है। प्रांजल, कुछ ऑब्जेक्टिव भी लेके चलते हो कि क्योंकि आपका काम जाहिर सी बात है आसान नहीं होता। हर इंसान एक अलग माइंडसेट से आता है, हर इंसान का नेचर अलग होता है, हर इंसान की तरह तरह की प्रॉब्लम डिफरेंट होती है, एक जैसी नहीं होती। ऐसे समय में किस तरीके से डील करती हैं, क्योंकि आपके लिए भी आसान नहीं होता होगा उनको डील करना, नेचर को समझना हर इंसान के, तो जाहिर सी बात है बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपको इसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा हमने अभी पहले भी बात की, मेहनत तो है ही, पर इंसान का, हर इंसान का, जैसे शारीरिक बॉडी फिर भी एक समान होती है, माइंड जो है, ब्रेन जो है, वो सबका अलग अलग होगा। तो अलग अलग तरीके से वो काम करता है। किसी के लिए कुछ और चीज़ बेहतर वर्क करती है, किसी के लिए कोई और चीज़ बेहतर वर्क करती है। तो हम सबसे पहले जब भी कोई हमारे पास आता है तो हम उसे सुनते हैं। जैसे अगर हम बात करें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हम अगर बात करें तो हम सुन तो रहे हैं, जैसा अभी मैंने बोला, आपने सुना, पर क्या वो हम सुन रहे हैं अपनी नज़र से या उनकी नज़र से? तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हम काउंसलिंग में, जिसको हम बहुत महत्व देते हैं, कि हम जब भी कोई आ रहा है हम उनकी बात उन्हीं की नज़रों से समझते हैं कि उनका क्या परसेप्शन है, उनका क्या पर्सपेक्टिव है, एक नज़रिया क्या है, जिस वजह से वो आज यहाँ तक पहुँचे हैं, जो भी वो फेस कर रहे हैं या चैलेंजेस आए हैं जिनसे वो डील कर रहे हैं। तो सबसे पहले उनकी बात को सुनना और समझना कि वो क्या कह रहे हैं। उसमें हो सकता है कि वो शायद मेरे अकॉर्डिंग या किसी और के अकॉर्डिंग वो गलत हो, पर वहाँ हम गलत और सही नहीं बोलते, हम बोलते हैं कि वो चीज़ उन्हें महसूस हुई है, और महसूस होना कभी गलत नहीं हो सकता, वो महसूस हुआ है, उसमें क्या बेहतर किया जा सकता है, हाँ, उस पर हम ज़रूर आने वाले टाइम पे बात करते हैं। पर पहले उन चीज़ को समझना, क्योंकि आज इतना है, सोशल मीडिया है, घर पे है, सब हम सब कनेक्टेड हैं, पर कहीं ना कहीं फिर भी एक मन में है
कि काश कोई होता जो मुझे सुन लेता। बिल्कुल सही बात कही आपने। वो कहते हैं ना कि अगर सुनने वाला मिल जाता है तो समस्या का जो निवारण है ना बहुत जल्दी भी हो जाता है और एक अच्छा ओपिनियन भी मिल जाता है। बस यही होता है कि भाग दौड़ भरी जीवन के अंदर हम एक दूसरे की बातें सुन नहीं रहे हैं। अगर सुन ले तो चीज़ें कुछ और हो सकती है। क्या कारण लगता है प्रांजल आपको कि आज जो मानसिक बीमारियां बढ़ती जा रही है, हम देखते हैं रोज़ पढ़ते भी हैं सुनते भी हैं कि इतनी बीमारियां मानसिक तौर पे बढ़ती जा रही हैं, इसका क्या कारण लगता है आपको? इसके कई अनेक कारण हो सकते हैं। जैसे आज के टाइम पे जो स्ट्रेस लेवल है वो आज ज़्यादा है, क्योंकि एक छोटा सा क्वेश्चन है कि आप आगे क्या करने वाले हैं, आपने फिगर आउट कर लिया कि आगे क्या करेंगे। हमें अपनी पूरी लाइफ आगे की फिगर आउट चाहिए कि क्या करना है, क्योंकि वो सवाल बहुत जल्दी आ रहा है हमारे पास। तो एक तो वो चीज़ हो गई कि हमारी सोच वहाँ पे जा रही कि क्या मैंने सब फिगर आउट किया है या मैंने नहीं किया है फिगर आउट, और अगर नहीं किया है तो कब होगा, कैसे होगा, क्या मैं कर पाऊंगी, क्या मुझसे नहीं हुआ तो, और मुझे ही सब चीज़ देखनी है। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ जो हम अगर इस क्वेश्चन को आगे ले जाते हैं वह अगर हम बात करें तो हमें समझ में आता है कि आज हम उस दौर पे हैं जहाँ हर बच्चा कहीं ना कहीं अपने शहर से बाहर जा रहा है नौकरी करने के लिए, एक बड़ी सिटी में जा रहा है या अपनी पढ़ाई करने के लिए बाहर जा रहे हैं, है ना। तो जब हम बाहर जा रहे हैं तो हमने वो जो सपोर्ट था, जो केयर थी, जो कंफर्ट था, जो घर पे था, उसको छोड़ के जाने का डिसीजन तो लिया। आगे तो हमें बढ़ना है, पर जैसे ही हम आगे बढ़े और हमें दिखा कि इंडिपेंडेंसी है, हम आज सब कुछ हमारे हाथ में, हम जो भी करना चाहें, एक फ्रीडम है, पर उस फ्रीडम और उस इंडिपेंडेंट नेचर के साथ क्या हम एडजस्ट कर पा रहे हैं? क्योंकि उसके साथ और भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। हमें अपने एकेडमिक्स देखने हैं, पढ़ाई को देखना है, जॉब को देखना है, पैसे कैसे संभाले जाएंगे उन्हें भी देखना है, अपने रिलेशनशिप्स को भी देखना है, पार्टनर्स को देखना है, फ्रेंडशिप्स को देखना है। आज इससे ऐसे कहीं ज़्यादा चीज़ें हैं जो हमें सब अकेले करनी है। तो आज अगर हम अकेले बाहर जा रहे हैं उसका भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, और उससे कहीं ना कहीं हम रेगुलरली जूझ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि पहले के टाइम पे ये नहीं था, आज ही है, पहले के टाइम पे भी था, पर कहीं ना कहीं वो एक सपोर्ट सिस्टम लगता था, है ना। वो बात हम कहीं ना कहीं हम बैठे हैं, बात कर ली, कुछ बोल दिया, वो रह गई हमारी बात मन में, कभी कभी रहती थी, कभी कभी नहीं भी रहती थी, या कभी ऐसा भी होता था कि हमारे मन में बात बहुत ज़्यादा रह गई, हम बोल नहीं पाए क्योंकि इतने लोग हैं हमारे सामने। तो हमें वो चीज़, वो डिफरेंसेस जो आज दिख रहे हैं जहाँ हम इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा पॉइंट हमें नोटिस आता है कि उसकी वजह से भी मेंटल हेल्थ पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि हमारे पास सब कुछ इंस्टेंटली आ रहा है, खाना चाहिए इंस्टेंटली आ गया, हमें कुछ भी खरीदना है इंस्टेंटली आ गया। तो आज हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारी वो जो व्यक्तित्व है वो ऐसा है कि अगर मैं दुखी हूँ, वो आज का आज ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, या मैं आगे का चीज़ जो है वो कैसे मैनेज करूँगा, या मैं आगे की चीज़ों को कैसे ध्यान में रख करके अपनी लाइफ आगे बढ़ाऊँगी। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में हमें कंपेयर करने पे भी मजबूर कर रही हैं कि नहीं, सामने वाले ने तो कर लिया, हमने नहीं किया। बहुत खूबसूरत बात आपने कही। और प्रांजल, आज मैं बताना भी चाहूँगा कि आज का जो हमारा एपिसोड है बड़ा ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि ये सभी चीज़ें ना घर से रिलेटेड चीज़ें हैं और हर किसी के जीवन में कहीं ना कहीं ये बीत रही होती है, या आने वाला होगा, या तो गुजर चुके होंगे इन सब चीज़ों से। प्रांजल, आपको भी पता है आजकल की जो लाइफ है बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो चुकी है, दोनों ही पेरेंट्स भी वर्किंग होते हैं। ऐसे में उनकी दिनचर्या में ऐसा क्या लाया जाए, ऐसा कौन से चेंजेस किया जाए जिससे कि वो मेंटली, फिजिकली तो रखते हैं कहीं ना कहीं, मेंटली भी वो हेल्दी रह चुके हैं। तो ऐसा दिनचर्या के अंदर क्या चीज़ ऐड ऑन की जाए जिससे वो उनका जो माइंड है वो हेल्दी हो जाए? बिल्कुल। तो जैसे हम दिनचर्या की बात करें तो हमारा दिनचर्या जैसे रहता है कि हम उठे, हमने फटाफट एक्सरसाइज अगर हमने सोचा है हमने कर लिया, नहीं तो हमने खाना बनाया या खाना लिया और हम चले गए। बच्चा भी स्कूल जाता है, पार्टनर्स भी सब आज काम करते हैं, या हम घर पर भी हैं, पर हमारा ज़्यादा फोकस हमारा फिजिकल हेल्थ की तरफ है। तो अगर हम धीरे धीरे, एक रात में तो हमारे चेंजेस नहीं आएंगे, पर अगर हम धीरे धीरे अपनी मेंटल हेल्थ पर भी थोड़ा सा ध्यान दें और अपने आप से सबसे पहला ये एक सवाल पूछें कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, या मैं क्या सोच रहा हूँ, या मैं कैसा महसूस कर रही हूँ और मैं क्या सोच रही हूँ। अगर हमने ये एक दो सवाल अपने आप से पूछ लिए तो हमें कहीं ना कहीं
एक वो स्पेस मिल जाता है, एक जगह मिल जाती है जहाँ हम अपनी कदर भी कर रहे हैं थोड़ी सी। और साथ ही साथ बिल्कुल जो फिजिकल हेल्थ के लिए हम करते हैं वो तो बहुत ज़रूरी है ही, व्यायाम हो गया या मेडिटेशन हो गया, जिस भी चीज़ से करने से आपको अच्छा महसूस हो, अगर हम वो चीज़ करें और एनवायरनमेंट में एक चेंज लाएं, वो सबसे बड़ा पॉइंट है। क्योंकि आज जो भी हम भी सीखते हैं या बच्चे सीखते हैं, सबसे ज़्यादा स्पेशली बच्चे वो आज ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। और अगर हमारे एनवायरनमेंट में आज उस ऑब्जर्वेशन में वो नहीं है कि हमें इमोशंस के बारे में कैसे बात करनी चाहिए या इमोशंस के बारे में बोलना ओके है, क्योंकि हमारी जो भावनाएं हैं वो तो है। आज हमें सभी को गुस्सा भी आता है, खुशी भी महसूस होती है, दुख भी महसूस होता है, पर क्या हम उस सभी के बारे में बात कर रहे हैं? आज अगर हम बात करेंगे तो हम उसे बेटर एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो हमें ये नहीं लगेगा कि हम उस दौर में, उस जिंदगी के उस पड़ाव में अकेले हैं। हमारे साथ कोई है जो हमारी सुन सकता है, जो हमें समझने की एक कोशिश जरूर कर रहा है, चाहे समझ पाए चाहे नहीं, पर एक कोशिश कर रहा है। और उन्हीं सब से एक सबसे बड़ा पॉइंट जो मुझे लगता है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। जो भी लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, कोई भी वाद विवाद हो गया, उस चीज़ को कैसे मैनेज किया जाए ये हम बेहतर समझ पाते हैं। और आज अगर हमारी फ्यूचर जनरेशंस है वो देखेंगी कि नहीं, इस तरीके से बेटर मैनेज किया जा सकता है। क्योंकि जनरली कोई अगर हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो कोई भी विवाद होता है तो हम क्या करते हैं, या तो हम लड़ाई करते हैं, आर्ग्यूमेंट होता है, या फिर हम साइलेंटली बैठ जाते हैं। तो हम दोनों एक्सट्रीम्स पे चल रहे हैं। हम लाइफ को ब्लैक और व्हाइट में देख रहे हैं, पर उसके बीच में भी बहुत सारे कलर्स हैं जो बहुत ब्यूटीफुल है। और एक्चुअली उसके बीच में ही कलर्स बसे होते हैं। Exactly. अक्सर हम देखते हैं कि आजकल का जो लोगों का रूटीन होता है बहुत बिजी होता है, और बच्चों की अगर बात करूं तो कंपटीशन का स्ट्रेस उनको इतना ज़्यादा होता है कि किस तरीके से कंपटीशन फाइट करना है, और जॉब्स की टेंशन्स होती है, करियर की टेंशन्स होती है। लेकिन एक चीज़ अक्सर भूल जाता है, वो खुद के बारे में नहीं सोचता। क्योंकि तमाम चीज़ों के बारे में सोच लेगा लेकिन वो खुद से बात नहीं करता, वो खुद के बारे में सोचता नहीं, खुद के लिए इनफैक्ट 10 मिनट भी निकाल ले तो कहीं ना कहीं मेंटली फिट हो जाता है। आपको नहीं लगता? बिल्कुल बिल्कुल। हम जैसे रोज नहाते हैं, अगर हम बात करें तो ऐसा कोई भी व्यक्ति हो जैसे 1 महीने तक नहाना आया हो, 1 साल तक नहाना आया हो, हम सोचेंगे तो हमें ऐसे ही लगेगा कि नहीं, एक बार तो हम पानी डाल ही लेते हैं। या खाना खाने की बात करें तो रोजमर्रा की जिंदगी में हमें खाना भी चाहिए। या नींद की बात करें, जो हमारा रेस्ट है फिजिकल बॉडी के लिए, हालांकि नींद हमारे मेंटल बॉडी के लिए भी हेल्प करता है। रेस्ट को हम बहुत मामूली समझते हैं, पर उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है फिजिकल भी और मेंटल हेल्थ दोनों पे। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही शरीर के रेस्ट से बहुत अच्छा चलता है। तो एक वो चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें जब हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर रहे हैं और हमें लगता है ये तो करना बेयर मिनिमम है, ये तो करना ही चाहिए, इसके बिना तो हमें नहीं लगता कि हम चला भी पाएंगे। वैसे ही हमें ये सारी चीज़ें करनी है कुछ जो हमें मेंटली भी हेल्दी रखें। अगर हम स्टार्ट करें बहुत छोटी सी चीज़ों से, जैसे एक हमने बात की, हम अपने आप से वो एक सवाल पूछें। क्योंकि आज अगर हमें अपने बच्चों का, अपने पार्टनर्स का या कोई भी रिश्तों में हमें तालमेल बना के रखना है या उनका ध्यान भी रखना है, तो उसका सबसे पहला यही चीज़ है कि हम अपना ध्यान रखें। क्योंकि आज हम अगर अच्छा महसूस कर पाएंगे तो सामने वाला भी अच्छा महसूस करेगा। जैसे एक छोटी सी चीज़ है, अगर फंक्शन होता है घर में, कोई भी फेस्टिवल होता है, तो सब ऐसे थोड़े से खुश होते हैं, तो वो माहौल ही अलग होता है ना। और वैसे ही अगर हम थोड़े से दुखी हैं, हमारे में एनर्जी नहीं है, बच्चा आके बोल रहा है कि नहीं हम ये खेलते हैं, हम या ऐसा करते हैं, हम यहाँ चलते हैं, आप भी चलो मज़ा आएगा, तो हमें लगता है नहीं अभी तो बहुत थकान हो रही है, अभी कैसे करेंगे। और वही चीज़ एनवायरनमेंट में भी, जैसे अगर हम सोलफुली भी बात करें तो वाइब्रेशंस जिसे बोलते हैं, एनर्जी जिसे बोलते हैं, तो वो भी पास ऑन होती है। तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण रीज़न है कि हम अपना सबसे पहले ध्यान रखें। और उसके लिए हम जो भी हमें चीज़ें पसंद हैं, अगर हमें लगता है कि हमें कुकिंग करना पसंद है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, कोई भी हो, अगर हमें लगता है उससे हमें बेहतर महसूस होता है तो हम वो कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि नहीं मुझे डांस करने से बहुत बेहतर महसूस होगा, या मुझे किसी को पढ़ाने से बेहतर महसूस होगा, या फिर ऐसी छोटी सी चीज़ है कि अगर आज हम अपने नेल्स का ध्यान रखें, आज हम अपने नाखून काटते हुए भी अगर माइंडफुल रहें, उस समय पे उस जगह पे रहें, कोई भी एक छोटी सी चीज़, बुक पढ़ते हुए, चाय पीते हुए, क्योंकि हम हर चीज़ जल्दी जल्दी में कर रहे हैं, तो हम अपने लिए वो एक
एक पॉज जो होता है, एक धैर्य होता है, एक समय होता है, वो 5 सेकंड का भी हम अपने लिए बहुत मुश्किल से निकाल। बहुत खूबसूरत बात आपने कही प्रांजल। और आपको नहीं लगता कि हम जो समय निकालते हैं दुनिया के लिए तो निकालते हैं, खुद के लिए निकालना ज़रूरी भी होता है? आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया है। और ऐसा कहा भी जाता है कि अगर आप खुद खुश रहते हैं तो आप सबको खुश रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप खुद ही खुश नहीं रहोगे तो लोगों को कैसे खुश रख सकते हो। यूथ के प्रोस्पेक्टिव से अगर मैं बात करूं, हम देखते हैं कि यूथ बहुत परेशान रहता है, बहुत स्ट्रेस बढ़ रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, क्योंकि कंपटीशन का दौर है, उनके करियर की टेंशन बहुत होती है। ऐसे में पेरेंट्स की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। और कैसे पता लगाया जा सकता है कि एक स्टूडेंट को, एक बच्चे को डिप्रेशन या स्ट्रेस से गुजर रहा है? ऐसे कोई सिम्टम्स होते हैं जिससे पता लगाया जा सके कि पेरेंट्स को पता लगे कि मेरा बच्चा डिप्रेशन है, इसको अटेंशन देना चाहिए, इसको थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना चाहिए? कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं? बिल्कुल, तो ऐसे कई सिम्टम्स हैं जो हमें दिखते हैं, और ऐसा नहीं कि बच्चों में ही, अपने आप में भी हम ये चीज़ सबसे पहले नोटिस कर सकते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें, सबसे बड़ा जो चेंज होता है वो हमें नोटिस होता है कि जैसे ही मूड हमारा शिफ्ट होता है, अगर आज हम खुश हैं और सडनली हमें किसी चीज़ का बुरा लगा और हम दुखी हुए, तो ऐसे तो ये उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी का पार्ट है, वो तो चलता रहता है। पर अगर ज़्यादा टाइम तक, काफ़ी लंबे टाइम तक, हो सकता है 2 हफ्ते से ज़्यादा, 1 महीने से ज़्यादा हो गया, और आज भी बच्चा या हम खुद दुखी है, और हमें कहीं ना कहीं एग्जैक्ट रीज़न शायद नहीं पता पड़ पा रहा है कि कारण क्या है, पर हमें महसूस ज़रूर हो रहा है। और जब हम वो महसूस कर रहे हैं, और शायद अगर हम नहीं भी बोल पा रहे हैं, तो हम बाद में देखेंगे कि उसका प्रभाव, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर आएगा। जैसे अगर हम बच्चों की बात करें तो कहीं ना कहीं वो पढ़ाई में दिखेगा, खेल कूद में दिखेगा। अगर आज बच्चा बहुत बोलचाल रखता है किसी से, कोई भी घर में आया, मेहमान आए, हम बात करते हैं, पर सडनली बच्चा चेंज हो गया, नहीं कि मुझे बात नहीं करनी, रूम बंद करके अपने रूम में बैठ जाएं। और हम पेरेंट्स, एज अ पेरेंट्स, हमें कभी कभी लगता है कि नहीं, कि बच्चा आज घुलना मिलना नहीं चाहता। चाहना और नहीं कर पाना, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो हमें समझना है। उसमें भी कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी रहती है कि कंटिन्यूटी वो उस चीज़ के लिए रखता है, मेल जोल नहीं रखता है, बातचीत नहीं करना चाहता। और कहीं ना कहीं हमें वो दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा हमें ये दिखेगा कि वो नींद पे आ रहा है, खाने पे आ रहा है, कि खाने का मन सा नहीं कर रहा है। 1 आध दिन, 2 दिन, 3 दिन हो सकता है, पर क्या वो लंबे टाइम तक चले जा रहा है? और क्या हम जैसे ही किसी बात को सुना और हम एकदम से परेशान हो गए, पसीने आने लगे और टेंशन में आ गए, या वॉमिटिंग जैसे किसी बच्चे को लगेगा एग्ज़ाम से पहले, नहीं मुझे तो एकदम उल्टी जैसा लग रहा है, या फीवर आ गया, मुझे हेडेक हो रहा है, मुझे पता ही नहीं पड़ रहा है कि मुझे क्या हो रहा है, बस मैं परेशान हूँ। और हम बोलेंगे कि आपने आइसक्रीम खाई थी, वो चीज़ क्या था, आपने ध्यान नहीं रखा। अगर एक बार हुआ है शायद हो सकता है, पर अगर ये बार बार हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसे सिम्टम्स हैं जो हमें नोटिस करने चाहिए और उसके बारे में बैठ करके बात करनी चाहिए। हो सकता है कि कोई और कारण भी हो, पर अगर हम बैठ करके बात करें तो शायद हमें बेहतर समझ पाए कि नहीं ये चीज़ हो रही है। क्योंकि जैसे ही बच्चा आया, बच्चे ने बोला कि नहीं मैं पढ़ाई करना चाह रहा हूँ पर हो नहीं रही है, और हम सुन रहे एक ही तो काम है पढ़ाई करना, और वो भी नहीं हो रहा है, तो हम बोल देते कि नहीं तुम पढ़ाई करना नहीं चाहते। पर हो सकता है बच्चे के दिमाग में ये हो कि मैंने पिछली बार भी बहुत मेहनत की थी पर मार्क्स उतने नहीं आए, तो क्या पता मैं इस बार कर पाऊँ या नहीं। और ऐसा ये बहुत माइन्यूट लेवल पे होता है कि हमें आधी बार हमारे कॉन्शियस माइंड में होता भी नहीं है, हमारे सचेत मन में ये बात आती भी नहीं है कि हम ऐसा कुछ सोच भी रहे हैं। ये हमारा अवचेतन मन है जो उस सब चीज़ को रखता है, जो भी चीज़ हमने देखी उसको स्टोर कर लिया और उसको रख लिया। और ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो हमको ध्यान रखना चाहिए प्रांजल, कहीं ना कहीं। और सभी पेरेंट्स से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आपका बच्चा अकेला रह रहा है, उसको अकेले रहना पसंद है, कुछ काम में मन नहीं लग रहा है, तो कोशिश कीजिए उसके साथ टाइम बिताना ज़्यादा कर दीजिए। कोशिश कीजिए उसके साथ घुल मिलने की, जानने की समझने की कोशिश कीजिए कि इसका अगर ये रवैया अगर बदला है तो क्यों बदला है, और ये सभी तमाम चीज़ों से ही हम उसको डिप्रेशन से दूर ला सकते हैं, उसके स्ट्रेस से दूर ला सकते हैं। एक और चीज़ अगर मैं इसमें ऐड करूँ तो हम जब बैठ रहे हैं, हम जब टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जैसा आपने बोला सभी को बैठना चाहिए, बिल्कुल, पर उसकी जो क्वालिटी है, जैसे हम साथ में खाना खा रहे हैं, हमने पूछा बच्चे का दिन कैसा गया, उसने शायद नहीं बताया, हो सकता है वो डरा हुआ हो सकता है उसे भी नहीं पता कि मुझे ये जो महसूस हो रहा है उसको कैसे बात को रखना है। तो उसके लिए एक सबसे बड़ा चीज़ है कि हमें, जैसे हमने बोला, ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, तो हमें एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा कि आज हम भी अपने दुखों के बारे में बात करें, खुल करके उससे बोलें,
बोलना गलत नहीं है। शायद उस चीज़ से बच्चे को वो महसूस हो कि नहीं ये नॉर्मल है, अगर पेरेंट्स भी फील करते हैं। नहीं तो हमें लगता है पेरेंट्स को कभी कुछ महसूस नहीं होगा, अगर उन्हें बुरा लगा तो हमें ऐसा लगता है नहीं ये कैसे बुरा लग गया, या उन्हें ऐसा दर्द महसूस हुआ तो नहीं ये तो नहीं हो सकता। और हम जब बड़े होते हैं हमारी एक्सपेक्टेशन खुद से भी वही बन जाती है कि नहीं आज हमें हर्ट नहीं हो सकता, हमें बुरा नहीं लग सकता, क्योंकि आज हम उस दौर में हैं जहाँ हम खुद कमा रहे हैं, हमारी खुद की फैमिली है। तो ऐसा होना क्या नॉर्मल है? तो बिल्कुल नॉर्मल है। पर इसी चीज़ को हम एग्जाम्पल अगर आज ही से सेट करें, एक कोशिश करें, अपने बारे में पहले समझें और दूसरों तक भी पहुंचाएं, चाहे वो हमारे बच्चे हों, पार्टनर्स हों, कोई भी हो। एक बड़ी समस्या ये भी देखी जा रही है प्रांजल, एडल्टिंग, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है जब बच्चे को थोड़ी आज़ादी मिलती है, बच्चा थोड़ा खुद के बारे में सोचता है, और एकदम से आज़ादी मिल जाती है तो बच्चा समझ नहीं पाता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है, और अक्सर वो ऐसी गलती कर जाता है जो उसको करना नहीं चाहिए। उसको पता नहीं होता है कि वो दोस्त बना रहा है तो क्या वो दोस्त सही है या नहीं है। अगर वो ना ही रिश्ता संभाल भी पाता है, उस माइंडसेट का नहीं होता है कि वो जो रिश्ता बना रहा है उसको संभाल पाने की कैपेबिलिटी है या नहीं है। तो एक एडल्टिंग एक समस्या नहीं बनती जा रही, आपको नहीं लगता? बिल्कुल बिल्कुल, आज के दौरान में एडल्टिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिससे हमें आने वाले टाइम में और शायद ज़्यादा डील करना है। जैसे बात करना भी ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले बात किया कि आज हम बाहर जा रहे हैं, हम देख रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, तो हमारा माइंड, अगर हम छोटी सी बात करें, हमारा माइंड कैसे वर्क करता है? हमारा माइंड हर चीज़ को बॉक्सेस में डालता है, उसको समझने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए उसको बॉक्सेस में डालने की कोशिश करता है कि ये वाला इसके साथ है, ये वाला इसके साथ है, अच्छा ऐसे होगा। तो जब हम बाहर जा रहे हैं, हम किसी और के साथ उठ रहे बैठ रहे हैं, तो हमें समझ में आ रहा है कि आज़ादी तो है, पर इस आज़ादी के साथ कैसे डील किया जाए उसके बहुत सारे तरीके हैं। अब मैं कैसे करूं या मुझे कैसे करना चाहिए, उस चीज़ पे एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिसके बारे में हम बात नहीं करते हैं। हमें लगता है हम बात करेंगे तो लगेगा कि हमें कुछ नहीं आता है, पर हम उस चक्कर में हम करते जा रहे हैं और खुद से ही वो कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कहीं ना कहीं कुछ पता चल जाएगा, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो भी एक सही तरीका, ऐसा नहीं है कि गलत है वो, पर उसमें क्या हो रहा है कि हम हेल्प लेने को बहुत ज़्यादा नीचे देख रहे हैं। जैसे अगर आज हम बिजनेस की बात करें, खाने की बात करें, हम सब में हेल्प ले रहे हैं। कोई भी चीज़, आज ये हम अगर प्रोग्राम कर रहे हैं, इसमें भी सभी लोगों ने मिल करके हेल्प करी, तब अपना योगदान देने के बाद ही वो आज इतना अच्छे से वो हो पा रहा है। तो योगदान का बहुत बड़ा महत्व है, और जब हम अगर हेल्प ले पाएँ तो बहुत अच्छा। और वो हेल्प हम किसी से भी ले सकते हैं। हम चाहें तो अपने कजिन्स से ले सकते हैं, जो हमारे रिलेटिव्स हैं, उनसे, जिनसे बात करके बहुत अच्छा महसूस होता है, जिनके सामने हम अपनी कोई सी भी बात रख सकते हैं। हमें ऐसा नहीं लगता है कि नहीं यहाँ मैंने बोला तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो ऐसा एक इंसान आई थिंक सबके पास होना बहुत महत्वपूर्ण है, और वो स्टार्ट होगा कि हम ऐसे एक इंसान बनने की कोशिश करें किसी और के लिए, तो वो होता जाएगा। तो जो एडल्टिंग है वो थोड़ी सी हम उस पर ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे और अच्छे से उस चीज़ को, किसी भी कार्य को हम कर पाएंगे। अगर हम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं फिर भी, तो ऐसा नहीं है कि गलती कर ली तो एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया। गलती सभी से होती है। हमारे माँ बाप ने भी कोई ना कोई गलती की है, उनके माँ बाप ने भी कोई ना कोई गलती की है। सभी अपनी अपनी गलतियों से सीख रहे हैं। हमारे माता पिता भी सीख रहे हैं, आज भी सीख रहे हैं, तो हम भी सीख सकते हैं। पर यही चीज़ अगर हम देखें तो हमें ज़्यादा महसूस होगा कि नहीं, सीखा जा सकता है। और जब हम सीखेंगे तो हम उन गलतियों को बहुत बड़ा नहीं मानेंगे, हम बोलेंगे ये ज़िंदगी का एक पार्ट ऑफ लाइफ है। तो हम उसको अगर प्रॉब्लम देख रहे हैं वर्सेस हम देख रहे हैं कि एक चैलेंज आया, मैंने उससे डील किया, एक चुनौती आई, मैंने उससे डील किया, तो हम जिस तरीके से सोच रहे हैं वो भी चेंज होगा। अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं आज कि बहुत ज़्यादा एडिक्शंस भी बढ़ रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे किसी और चीज़ का, तो एडिक्शंस पे भी जा रहा है। कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स आ रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ें जो है हम लाइफ में यूज़ कर रहे हैं जो अनहेल्दी हैं कहीं ना कहीं हमारे लिए। ज़रूरी नहीं है कि वो हर बात पर ही हेल्दी हो, बिल्कुल, पर हम क्या कर रहे हैं, कैसे सोच के कर रहे हैं, एक अवेयरनेस थोड़ी सी कम है। प्रांजल, आपको नहीं लगता कि ज़्यादा सोशलाइजिंग होना एक समस्या बनता जा रहा है? क्योंकि चाहे हम देखें, यूथ को देखें तो, और यूथ की क्या बात कर रहा हूँ मैं, तो सभी को आजकल सोशल मीडिया ने अपनी ओर आकर्षित कर रखा है, क्योंकि अपना ज़िंदगी का ज़्यादा समय आजकल वो सोशल मीडिया में दे रहे हैं इंस्टेड ऑफ इन रियल लाइफ के अंदर दिया जाए। तो ये चीज़ ज़्यादा देखी गई है कि ज़्यादा सोशलाइज होना भी एक समस्या बनती जा रही है।
बिल्कुल, तो जैसा आपने कहा सोशलाइज होना, पर मैं ऐसा कहना चाहूँगी यहाँ पे कि सोशलाइज होने से ज़्यादा हम कैसे सोशलाइज हो रहे हैं, बिल्कुल। हम क्या सोच करके सोशलाइज हो रहे हैं। क्या हम सोशलाइज हो रहे हैं क्योंकि सामने वाले भी गए थे एक रेस्टोरेंट में खाना खाने तो हमें भी जाना चाहिए, या हम जा रहे हैं क्योंकि हमें एक फैमिली टाइम स्पेंड करना है, फ्रेंड्स के साथ एक टाइम स्पेंड करना है, एक अच्छी कॉन्वर्जेशन करनी है, एक अच्छी बातचीत करनी है जिससे हमें अच्छा महसूस हो, मोटिवेटेड हो नेक्स्ट डे और नेक्स्ट 1 महीने के लिए, 1 हफ्ते के लिए हम थोड़ा अच्छा महसूस करें और ज़्यादा एनर्जी से अपना काम कर पाए। तो जो हमारा इंटेंशन है, जो हमारी सोच है किसी भी चीज़ को करने के पीछे, वो बहुत महत्व देगी। तो अगर हम सोशल मीडिया भी यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया गलत नहीं है, आज वो हमें कनेक्ट कर रहा है, आज हम एक दूसरे तक पहुंच पा रहे हैं। आज हम अगर धरती धरोहर की भी बात करें तो हम पहुंच पा रहे हैं सोशल मीडिया से, बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। उस टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ कर रहे हो वो डिपेंड करता है। बहुत एग्जैक्टली, तो हमारा जो इंटेंट है वो बहुत मैटर करेगा। हमारा जो हम जिस चीज़ को सोच करके उस चीज़ में एंटर कर रहे हैं, और जब हम कर रहे हैं उस दौरान हम क्या महसूस कर रहे हैं, क्या हम अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को दबा रहे हैं या उनको इग्नोर कर रहे हैं। आज एक बहुत ज़्यादा एक चीज़ देखी जा रही है कि हम जो भी चीज़ हो रही है हम उसे कैसे डील करते हैं। या तो हमने डाल दिया कि नहीं तो आपकी गलती थी, या फिर हमने डाल दिया ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। तो उससे वो जो हम महसूस कर रहे हैं वो जा नहीं रहा है। हम अपने आप के ऊपर एक चादर चढ़ा रहे हैं, अपने इमोशंस के ऊपर एक चादर चढ़ा रहे हैं, और एक जो मास्क बोलते हैं, अंदर अलग है और बाहर अलग है, और कभी कभी हमें महसूस भी नहीं हो रहा है। वो इतना रम जाता है इन तमाम चीज़ों के अंदर, उनको पता ही नहीं लगता कि उसके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं। आप एक हिप्नोथेरेपिस्ट भी हैं प्रांजल, उसके बारे में जानना चाहेंगे कि क्या हिप्नोथेरेपिस्ट होता है, किस तरीके से डील करती है, इसके बारे में जानना चाहेंगे। बिल्कुल, तो अगर हम हिप्नोथेरेपिस्ट की बात करें तो उससे पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट माइंड के बारे में समझाना चाहूँगी। तो माइंड हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक हो गया कॉन्शियस माइंड, एक हो गया सबकॉन्शियस माइंड, हमारा सचेत मन और अवचेतन मन। तो अगर हम कॉन्शियस माइंड की बात करें तो वो है सिर्फ 10%, अप्रॉक्सीमेटली 10%, लगभग 10% तक कॉन्शियस माइंड, और सबकॉन्शियस माइंड हमारा रहता है 90%। ये कॉन्शियस माइंड 10%, सबकॉन्शियस माइंड 90%, आंकड़ा ज़्यादा नहीं हो गया सबकॉन्शियस माइंड का? बिल्कुल, आंकड़ा ज़्यादा है। इसको समझना ज़रूरी है। बिल्कुल समझना ज़रूरी है कि कॉन्शियस माइंड हमारे किस मदद में आता है और सबकॉन्शियस माइंड किस चीज़ में हमारी हेल्प करता है। तो अगर हम कॉन्शियस माइंड की बात करें तो हमारा लॉजिकल थिंकिंग या एनालाइजिंग, या हमारा डिसीजन मेकिंग, जैसे मुझे क्या करना है, मुझे क्यों करना चाहिए, या मैं को किस तरीके से उस बात को रखना चाहिए। जैसे हम खाना खा रहे हैं वो हमारे कॉन्शियस माइंड में है कि हम खाना खा रहे हैं, या फिर हम बात कर रहे हैं, जैसे अगर अभी हम बैठ के बात कर रहे हैं, ये हमारे कॉन्शियस माइंड में है कि हम क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, क्यों बोलना चाहिए। ये सारा काम जो होता है वो हमारा कॉन्शियस माइंड संभालता है। वो हमारी डेली लाइफ रूटीन्स की जो चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को संभालता है, वो है हमारा कॉन्शियस माइंड। और अगर हम सब कॉन्शियस माइंड की बात करें, वहाँ आती है जो चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। कॉन्शियस माइंड से कहीं ना कहीं हम रूबरू हैं, पर जो सब कॉन्शियस माइंड है उसका एक बहुत बड़ा रोल है। जैसे हमने देखा 90% अगर वो चीज़ रखता है, 90 to 95% अगर उसका स्पेस है, तो कहीं ना कहीं हमें ये दिख रहा है कि उसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ता होगा हमारी ज़िंदगी पर। तो 90% में क्या चीज़ें ऐसी है जो आती हैं, तो सबसे पहले हमारे इमोशंस, हमारी जो भावनाएं हैं, वो सब अगर हम समझ पा रहे हैं तो महसूस जो हम कर रहे हैं और जाके वहाँ वो जहाँ रह रही है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, या हमारे जो हैबिट्स हो गए, या हमारे पैटर्न्स, कोई भी हम पैटर्न फॉलो करते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हम ऐसा ही करते हैं, हमें शायद पता भी ना हो। जैसे अगर हम रोज़ उठते हैं तो हम ब्रश जैसे करते हैं, वो एक ही तरीके से हम फॉलो करते हैं। अगर हम कॉन्शियसली उसको नोटिस कर रहे हैं तो हम शायद चेंज करें, पर अगर हम सबकॉन्शियसली अगर देखें तो हमारा एक ही डायरेक्शन में जैसे हम करते हैं वैसे ही करते हैं। या हम चलने की बात करें, जैसे हम बचपन में जब हम चले तो हमने बहुत नोटिस किया कि हाँ एक एक पैर कैसे फूक फूक कर रखा है, और उसके बाद जैसे ही सबकॉन्शियस माइंड की बात आई तो आज हम वो हमारे पैटर्न में वो हमारे पैटर्न में ऐसे रजिस्टर्ड है। इसको हम एक एज अ ये देख सकते हैं कि एक पेड़ हो गया, तो पेड़ की जो जड़ें हैं वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, और जो पेड़ के ऊपर है वो है हमारा कॉन्शियस माइंड। तो हम कॉन्शियस माइंड को देख पाते हैं, समझ पाते हैं, पर जो जड़ें हैं वही उस तक न्यूट्रिशन पहुंचा रहे हैं।
तो वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जिसमें हम जैसे अगर हम बुक रीड कर रहे हैं या हमने ड्राइव किया है ना, हम एक रास्ते से दूसरे रास्ते तक पहुंचे, हम चलते गए और अचानक हमें पता पड़ा कि हम पहुंच गए और हमने क्या क्या पास किया हमें याद भी नहीं रहता। या हम बुक पढ़ रहे हैं तो हमने 1 पेज पढ़ा, 2 पेज पढ़ा, कभी कभी हम उस कैरेक्टर्स में इतना घुस जाते हैं कि हमें पता नहीं कितना टाइम पास हो गया, या हमने बुक में एक्चुअली कभी कभी होता है कि हमने क्या पढ़ा हमें वो भी ध्यान नहीं रहता, हमने पढ़ तो लिया पर हमारे माइंड में कुछ और चल रहा है। वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। प्रांजल, बहुत सारी बातें आज हमने जानी, बेसिक चीज़ें होती हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से स्ट्रेस हटाया जा सकता है, डिप्रेशन से दूर हुआ जा सकता है, और किस मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि माइंड को किस तरीके से हेल्दी रखा जा सकता है। बहुत सारी बातें आपने करी, लेकिन बातें अभी भी मेरे मन में बहुत सारे करने की है, लेकिन समय मुझे इजाज़त नहीं देता। प्रांजल, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी सफ़र में। तब तक खुश रहिए, आसपास साफ सफाई रखिए और हाँ, देखते रहिए DD राजस्थान। फिर मुलाकात होगी।